नमस्कार सभी को। मैं सरोज ननीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सतत विकास की चुनौतियां क्या हैं, क्या कारण हैं कि इतने प्रयासों के बावजूद भी हम लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाला विकास नहीं कर पाए हैं, स्थायी विकास नहीं कर पाए हैं। सबसे पहली जो समस्या इसमें आती है भारत के संदर्भ में, वो है निर्धनता। भारत में निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या है और निर्धनता के कारण जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पाता है तो हम सतत विकास की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। निर्धनता संबंधी आंकड़ों पर अगर एक दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि भारत में बेरोजगारी दर सन 2009-10 में 6.53% थी और वर्तमान के अंतर्गत तो यह बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया है और वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। 50% जो भारतीय हैं उनके पास रहने के लिए उचित आवास की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर सके और अपने विकास संबंधी जो नीतियां हैं उनके ऊपर ध्यान दे सकें। 35% परिवारों के पास में नज़दीक में पीने के स्वच्छ पानी का कोई स्रोत नहीं है। 40% अगर हम गाँवों की बात करें तो 40% गाँवों को शहर से जोड़ने वाली उपयुक्त जो सड़क है वो वहाँ पर नहीं है। 85% गाँवों के अंतर्गत माध्यमिक स्तर तक के स्कूल नहीं हैं। तो जब इतनी निर्धनता है कि लोग या भारतीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर एक सतत विकास की, एक लंबे समय तक रहने वाले विकास की, एक स्थायी विकास की बात करना व्यर्थ सी ही लगती है। तो निर्धनता के कारण भारत जो है वो सतत विकास नहीं कर पा रहा है। निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, ये तीनों समस्याएं आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो अगर हमें निर्धनता को कम करना है तो हमें रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, लोगों को रोजगार देना होगा। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो लोग निर्धन नहीं रहेंगे, है ना, बेरोजगारी नहीं रहेगी। तो इसके समाधान के लिए कि भारत सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करे, इन तीनों समस्याओं को हमें एक होकर के देखना पड़ेगा और उसके समस्याओं से निजात पाने के लिए एक उचित नीति बनानी पड़ेगी और साथ ही उसे उचित नीति को क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। दूसरी जो समस्या हम लेते हैं भारत में सतत विकास के संदर्भ में, वो है भोजन संबंधी और स्वच्छ जल संबंधी समस्या। हालांकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, निरंतर वृद्धि कर रही है, जीडीपी रेट भी भारत की बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भोजन की कमी से जूझ रहा है। उसे पीने के लिए सुरक्षित पेयजल जो है वो नहीं मिल पा रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत जल का उपयोग करता है। भारत में जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। भारत की अगर संरचना को हम देखें तो भारत की जनसंख्या जो है, अधिकतर जनसंख्या लगभग 70% जनसंख्या वो गाँवों में निवास करती है और गाँवों के अंदर अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। तो कृषि के लिए भारत की जो जनसंख्या है वो मानसून के अलावा जो भूमिगत जल है उस जल के ऊपर निर्भर रह रही है और वर्तमान के अंतर्गत उस जल का इस स्तर तक दोहन कर लिया गया है कि कई जो जगह हैं राजस्थान के अंतर्गत भी, उनको डार्क जोन घोषित कर दिया गया है कि वहाँ पर जो जल स्तर है उस जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। तो अब ये जो भूमिगत जल स्तर है ये नीचे चला गया है, तो उस जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक उचित जल नीति की आवश्यकता है। वो उचित जल नीति बनाई जाए और साथ में उससे क्रियान्वित भी किया जाए। जल जो स्तर अगर ऊंचा उठेगा, देखिए ये बहुत सारी समस्याएं हैं भारत के अंतर्गत जो कि आपस में एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है और हमें इन समस्याओं को अलग अलग रूप से ना देख करके, इनको सम्मिलित रूप में देख करके, इन मुद्दों को एक ही मान करके और इन्हें
दूर करने के उपायों के बारे में कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा और उनको क्रियान्वित करना होगा। जल जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसको ऊंचा उठाने के लिए तरुण भारत संघ की स्थापना अलवर के अंदर 1975 के अंतर्गत की गई थी। इस जो तरुण भारत संघ था, इसकी ये जो संस्था थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह था, मुख्य जो मिशन था वो ये था कि प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत जल स्तर को बनाए रखने के लिए और पानी के संग्रहण करने के लिए जोहड़े जैसी एक संस्कृति थी। तो इस जो तरुण भारत संघ जो संस्था थी, इसके माध्यम से ये जो प्राचीन जल संरक्षण के ढांचे थे, जिनको जोहड़ का नाम दिया गया है, इनको फिर से जीवित किया जाए और नए ढांचों का भी निर्माण किया जाए। तो नए ढांचों का निर्माण होगा और जो पुराने जो ढांचे हैं, अगर उनकी सार संभाल हो जाएगी, वर्षा का पानी उसमें एकत्रित होगा, तो निश्चित रूप से जो भूमि का जल स्तर है जो काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके कारण राजस्थान के कई क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, वो जल स्तर निश्चित रूप से ऊपर होगा। जल स्तर को बढ़ाने के लिए वनीकरण का कार्य किया गया और आज तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और भारत के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत जुलाई माह से लेकर के अगस्त सितंबर माह तक वनोत्सव मनाया जाता है ना, और वन लगाने और पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ में जो देशज टेक्नोलॉजी है ना, कि हर जो क्षेत्र विशेष है उसकी जल संग्रहण को लेकर के, जल स्तर को ऊंचा उठाने के संबंधित अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, अपनी अलग अलग नीतियाँ होती हैं। तो उन नीतियों के माध्यम से जल संग्रहण हेतु उचित ढांचे स्थापित किए जाएं। ये तो बात कर रहे थे हम बहुत जल संबंधी है सुरक्षा की, कि भाई हम सतत विकास जो है, ये जो लंबे समय तक का विकास है, हम इसको क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे कारण है कि भारत की जनसंख्या के पास में दोनों समय के भोजन की भी समस्या है। तो जब भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जल संबंधी आवश्यकताओं की, पानी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सतत विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब हम बात करते हैं कि भाई कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आवश्यक सुधार किए जाए, उन्नत जो प्रौद्योगिकी है, खाद है, बीज है, उर्वरक है, उनका प्रयोग किया जाए, खाद्यान्न जो दर है उसको बढ़ाया जाए। तो जब हम इस तरीके का विकास कर पाएंगे, तभी हम सतत विकास को कर पाएंगे। अगली हम बात करते हैं कि भारत जो है वो उन सतत विकास के लक्ष्यों को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है। उसके अंतर्गत बात करेंगे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की। भारत में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, रोजगार के लिए लोग जो है वो गाँवों से जाकर के शहरों में, जहाँ पर कि उद्योग धंधे लगे थे, वहाँ पर जाकर के रहने लगे। धीरे धीरे जनसंख्या का दबाव वहाँ पे बढ़ने लगा, जनाधिक्य हो गया और वो जगह शहर के अंतर्गत परिवर्तित या नगर के अंदर परिवर्तित हो गई है। अब ये जो तीव्र गति से होने वाला शहरीकरण है, तो शहरीकरण के कारण बहुत सारी समस्याओं उत्पन्न हुई है। जैसे पहली बात तो जो पहली समस्या की हम चर्चा करेंगे इसमें कि आवास संबंधी समस्या। शहरीकरण तो हो गया है, लेकिन उस शहरीकरण के अनुपात में शहरों के अंदर आवास व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोग तो ज़्यादा हैं, जनाधिक्य तो ज़्यादा है, लेकिन उनके अनुपात में रहने योग्य मकान या आवास कम है, उनका निर्माण नहीं हो पाया है। अगली बात हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं स्वास्थ्य की, कि वर्तमान के अंदर स्वच्छता और स्वास्थ्य ये भी सतत विकास के अंतर्गत एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। वाहनों की संख्या जो है वो शहरों के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पुराने जो वाहन हैं वो भी चलते रहते हैं, जिन्हें कि गवर्नमेंट कह देती कि भाई ये इनके एक समय निश्चित कर दिया गया था वाहनों को लेकर के कि इतने समय तक ही कोई वाहन शहरों के अंतर्गत चलाया जा सकता है, उसके बाद में वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए उसे वाहन नहीं चलाया जाना है। लेकिन शहर जो प्रभावकारी कानून नहीं है इसके लिए, तो वो वाहन भी वहाँ चलते रहते हैं। और नवधनाढ्य वर्ग का उद्भव हुआ है, नवधनाढ्य वर्ग आया है, तो वो भी वाहन
है ना, अपने सुख सुविधाओं के लिए वाहनों की खरीद फरोख्त करता है। तो इससे शहरों के अंतर्गत प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। इसके शहरों के अंतर्गत प्रदूषण की समस्या बढ़ी है और बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण मानव को कई प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए प्रदूषण निरोधक जो अधिनियम है उनका कड़ाई से पालन करवाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब कड़ाई से उनका पालन करवाएंगे तभी लोग जो हैं वो इन नियमों का पालन करेंगे, प्रदूषण कम होगा और लोगों का जीवन स्तर और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। शहरी क्षेत्र में मुख्य चुनौती यह है कि नगरपालिका क्षेत्र ठोस कचरा जो है ना, उस ठोस कचरे को, प्लास्टिक के कचरे को, उसका उचित निस्तारण नहीं कर पा रहा है। तो इस हेतु योजनाएं बनाई जाएं और योजना बना करके उसका उचित निस्तारण किया जाए ताकि हम विकास जो लाना चाहते हैं वो ला पाएं। धन्यवाद।